वेलकम एवरीवन। आप लोगों के अपकमिंग इंटरव्यूज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग सब्जेक्ट से मल्टीपल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जिन्हें हम अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात को विजुअलाइज और एनालाइज कर पाएँ कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं आपको कितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूं या कितने भी क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में उन्हीं क्वेश्चन से, इंटरव्यू में उन्हीं क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए। तो ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इस बात को समझ सकें कि क्वेश्चंस कितने अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं और आप इस बात को एनालाइज कर पाएँ कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, आपको और कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में हम पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड 35 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर को डिस्कस करेंगे और इस बात को समझेंगे कि पार्टिकल फिजिक्स के बारे में आपको और कितना जानने और कितना समझने की ज़रूरत है, आप खुद से इस बात को विजुअलाइज कर सकें। अपकमिंग वीडियोस में हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी इसी तरह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इंटरव्यू सेशन के नाम से हमारा जो अलग वीडियोस का सेशन अपलोड हो रहा है वो एज इट इज़ अपलोड होता रहेगा, बट वहाँ हम एक बार में एक ही क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बट इस वीडियो में हम एक ही बार में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि अपकमिंग इंटरव्यूज़ के लिए आप बेहतर तरीके से खुद को तैयार कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं पार्टिकल फिजिक्स की। पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चंस नॉर्मली काफ़ी पूछे जाते हैं, हर एक इंटरव्यू में नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप BARC का इंटरव्यू दे रहे हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, तो वहाँ आपसे पार्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो इंस्टीट्यूट इसी फील्ड में काम कर रही है। इसके अलावा अगर आप इसरो के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहां अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो पार्टिकल फिजिक्स से नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जैसे ONGC में पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि उनका वो फील्ड नहीं है। तो पार्टिकल फिजिक्स एक इंटरव्यू के हिसाब से अच्छा सब्जेक्ट है। इवन आप अगर किसी दूसरे इंटरव्यू दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ या किसी दूसरे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, तो बहुत चांसेस है कि पार्टिकल फिजिक्स से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो पार्टिकल फिजिक्स को बिलोंग करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाइड द सबएटॉमिक पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पिन। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को खुद से अपने एक नोटबुक पर लिख कर रख लें और आंसर जो मैं आंसर बताने जा रहा हूँ उस आंसर को लिखने के बजाय आप उस क्वेश्चन को समझें, थोड़ा सा रिसर्च करें, खुद से सोचें और अपना आंसर उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में लिखें, क्योंकि जब आप अपना आंसर लिखेंगे तो उससे आप भूलेंगे नहीं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढने जाएंगे, बुक पढ़ेंगे, तो आपको कुछ और दूसरे नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आप बेहतर तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तैयार कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस यहाँ से आप नोट कर लें और आंसर, मेरा सजेशन है कि आप खुद का आंसर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, classified the subatomic particles on the basis of their spin। ये बहुत ही कॉमन और जनरल सा क्वेश्चन हो सकता है कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स को क्लासिफाइड कीजिए उनके स्पिन के बेसिस पे। जैसे जैसे सबएटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती गई, पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हुए अलग अलग क्वार्क्स की डिस्कवरी हुई, तो नंबर ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स इकट्ठे होते चले गए। अब दिक्कत ये थी कि उन्हें किस तरह से क्लासीफाई किया जा सके। इसके लिए कई अलग अलग तरीके दिए गए, कई अलग अलग बेसिस पर उन्हें क्लासीफाई किया गया, जैसे स्पिन के बेसिस पर, फोर्सेस के साथ इंट्रैक्शन के बेसिस पर, या पार्टिकल एंटी पार्टिकल के डिफरेंसेस के बेसिस पर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें उन्हीं सबएटॉमिक पार्टिकल्स को उनके स्पिन के बेसिस पर क्लासिफाइड करना है और ये बहुत ही सही तरीका होगा किसी पार्टिकल को क्लासिफाइड करने का, क्योंकि स्पिन सबएटॉमिक पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। तो इसके बेसिस पर पार्टिकल्स को
सही तरीके से हम क्लासिफाइड कर पाएंगे। वेल, स्पिन की बात करें तो किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्पिन या तो इंटीजर हो सकते हैं या फिर हाफ इंटीजर हो सकते हैं। ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनके स्पिन इंटीजर होते हैं वो बोसॉन्स कहलाते हैं। वहीं ऐसे पार्टिकल्स जिनके स्पिन हाफ इंटीजर होते हैं वो फर्मियंस कहलाते हैं, और ये फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, जबकि बोसॉन्स बोर्न-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। तो स्पिन के बेसिस पर पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, या तो वो बोसॉन्स हो सकते हैं जिनका स्पिन इंटीजर होगा, या फिर फर्मियन होंगे जिनका स्पिन हाफ इंटीजर होगा। तो अगर आप इन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, बेस्ड ऑन स्पिन, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स दो टाइप के होंगे, या तो बोसॉन्स होंगे जिनके स्पिन इंटीजर हैं, या फिर फर्मियंस होंगे जिनके स्पिन हाफ इंटीजर हैं। ओके, आप चाहें तो इन्हें फर्दर और क्लासिफाइड कर सकते हैं कि बोसॉन्स मेसॉन्स और गेस बोसॉन टाइप के होते हैं, और फर्मियंस जो होते हैं वो न्यूक्लियन, लेप्टॉन, हाइपरॉन, बैरियन अलग अलग और पार्ट्स में सेपरेट किए जा सकते हैं। बट क्वेश्चन में सिर्फ मेंशन किया गया है कि स्पिन के बेसिस पर उन्हें कैरेक्टराइज करना, तो स्पिन के बेसिस पर ये दो ही टाइप के होंगे, या तो बोसॉन्स होंगे या फर्मियंस होंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी गेस बोसॉन्स हैं, गेस बोसॉन्स यानी कि वो पार्टिकल्स जो फंडामेंटल फोर्सेस की क्वांटाज हैं, जैसे फोटॉन, ग्लूऑन, डब्ल्यू और जी बोसॉन और ग्रेविटॉन। हालांकि अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है बट प्रेडिक्शन है, तो ग्रेविटॉन भी बोसॉन ही है जिन्हें गेस बोसॉन कहते हैं। इनके अलावा जो बोसॉन पार्टिकल है जिनका स्पिन इंटीजर होता है वो है मेसॉन्स, जैसे कि पायॉन, कायॉन, ईटा मेसॉन, इन सभी के स्पिन 0 होते हैं। इसके अलावा रो मेसॉन भी एक बोसॉन है जिसका स्पिन 1 होता है। तो ये इतने अलग अलग तरह के बोसॉन पार्टिकल्स हैं जिनके स्पिन 1 है। वही बात करें फर्मियंस की, तो जितने भी लेप्टॉन्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ और तीनों से एसोसिएटेड उसके न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, ये सभी फर्मियंस हैं क्योंकि इनके स्पिन हाफ होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनके स्पिन भी हाफ होते हैं, ये भी फर्मियंस हैं। इन सब के अलावा लैम्डा 0, सिग्मा प्लस माइनस 0, कैस्केड पार्टिकल्स, इनके स्पिन भी हाफ होते हैं और ये भी फर्मियंस हैं, ये बैरियंस हैं। इन सब के अलावा ओमेगा माइनस पार्टिकल, इसका स्पिन 3/2 है, और डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा 0 और डेल्टा माइनस पार्टिकल, इनके स्पिन 3/2 होते हैं। तो ये कुछ अलग अलग फर्मियंस हैं जिनके स्पिन हाफ इंटीजर होते हैं। तो इस तरह से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को उनके स्पिन के बेसिस पर बोसॉन्स और फर्मियंस के फॉर्म में क्लासिफाइड किया जा सकता है। ये तो बात हुई स्पिन की, बट अगर फर्मियंस को फंडामेंटल फोर्सेस के साथ इंट्रैक्शन के बेसिस पर आप क्लासिफाइड करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल फोर्सेस और पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन पॉसिबल है या नहीं। जैसे 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को पार्टिकल फिजिक्स में या सब एटॉमिक लेवल पर कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि इस लेवल पर पार्टिकल्स के मास इतने कम होते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक हो जाती है रिलेटिवली या कंपैरेटिवली दूसरे फोर्सेस के कंपैरिजन में। इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे काउंट में नहीं लिया जाता। बात रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए या तो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए
सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास। इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है कि उस पर या तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो या फिर पार्टिकल अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ इंट्रैक्शन कर पाए। ये कुछ नेसेसरी कंडीशन है ईएम फील्ड फोर्स के साथ इंट्रैक्शन के लिए। इसीलिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जब क्लासिफाइड किया जाता है फंडामेंटल फोर्सेस के बेसिस पे, तो ये देखा जाता है कि वो पार्टिकल्स स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं या वीक फोर्स के साथ इंट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसी के बेसिस पर उन्हें क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर हम ये क्लासिफिकेशन करें तो बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन सब एटॉमिक पार्टिकल्स दो टाइप के होंगे, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स। लेप्टॉन्स ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ इंट्रैक्शन नहीं करते, डू नॉट इंट्रैक्ट विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स, सिर्फ वीक फोर्सेस के साथ ही इंट्रैक्शन करते हैं। और लेप्टॉन्स हैं कौन से? लेप्टॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, टाउ, और इन तीनों से ही एसोसिएटेड इनके 3 न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। वहीं हेड्रॉन्स की बात करें तो डू इंटरेक्ट विथ बोथ फोर्सेस। ये दोनों ही वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्स दोनों के साथ इंट्रैक्शन कर सकते हैं, इन्हें हेड्रॉन्स कहते हैं। और जो हेड्रॉन्स हैं उनमें न्यूक्लियॉन्स, ये हाइपरॉन्स और इसके अलावा मेसोन पार्टिकल्स भी आते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्लासिफिकेशन किस तरह से पूछा गया है और उसी के बेसिस पर आप पार्टिकल्स को क्लासिफाइड करते हैं। तो आप चाहे तो इन्हें नोट कर लें, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल राइट, सेकेंड क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल इज बोसॉन और फर्मियन। अल्फा पार्टिकल एक बोसॉन पार्टिकल है या फर्मियन है? अभी हमने पढ़ा कि स्पिन के बेसिस पर पार्टिकल्स या तो बोसॉन्स होते हैं या फर्मियंस होते हैं। तो अगर कोई भी एक पार्टिकल दिया गया जैसे कि अल्फा पार्टिकल, तो ये बोसॉन होगा या फर्मियन होगा। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पार्टिकल का जो टोटल स्पिन है वो इंटीजर है या हाफ इंटीजर है। बात करें एक अल्फा पार्टिकल की, तो एक अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस होता है हीलियम का। अब चूंकि ये हीलियम का न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होंगे क्योंकि ये एटॉमिक नंबर 2 है, और टोटल मास 4 है तो 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन होगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियस है। अब टोटल स्पिन की बात करें तो प्रोटॉन का स्पिन हाफ होता है, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ प्लस, और न्यूट्रॉन का स्पिन भी हाफ होता है। इस तरह से टोटल स्पिन 2 आया जो कि एक इंटीजर है। दैट मीन्स ये एक बोसॉन पार्टिकल है। अल्फा पार्टिकल एक बोसॉन पार्टिकल है क्योंकि इसका टोटल स्पिन जो है वो इंटीजर है। इसी तरह से आप किसी भी पार्टिकल के लिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन पार्टिकल बोसॉन है या फर्मियन है। सिंपली वो पार्टिकल जितने कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उन सभी का टोटल स्पिन जो भी आएगा उसी से पता चलेगा कि अगर स्पिन इंटीजर है तो वो बोसॉन है, अदरवाइज वो एक फर्मियन पार्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why the decay of free neutron is possible but the decay of free proton इज नॉट। वेल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक फ्री न्यूट्रॉन का डीके पॉसिबल है लेकिन एक फ्री प्रोटॉन का डीके पॉसिबल नहीं है।
क्यों? एक एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, 3 फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं। क्वेश्चन ये है कि एक फ्री न्यूट्रॉन तो डिके हो जाता है, अगर स्पेस में एक फ्री न्यूट्रॉन हो तो स्पॉन्टेनियसली डिके हो जाएगा, लेकिन एक फ्री प्रोटॉन कभी डिके नहीं होता। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हम मोस्ट जनरल एग्जाम्पल लेते हैं बीटा डीके का, बीटा प्लस और बीटा माइनस डीके, जिसमें बीटा प्लस डीके में एक न्यूट्रॉन पार्टिकल्स प्रोटॉन में डीके होता है और एक दूसरे बीटा डीके में जिसमें एक न्यूट्रॉन पार्टिकल प्रोटॉन पार्टिकल में डीके होता है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रॉन के डीके की। न्यूट्रॉन का डीके प्रोटॉन में प्लस चार्ज कंजर्वेशन को बनाए रखने के लिए साथ में एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, इसे कहते हैं बीटा माइनस डीके। एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में डीके हो रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि ये पॉसिबल क्यों है। ये पॉसिबल इसलिए है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, अगर एक पार्टिकल A डीके होता है B प्लस C में, 2 डॉटर पार्टिकल B और C में, तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जरूरी है कि पेरेंट पार्टिकल का मास ग्रेटर देन या एटलीस्ट इक्वल हो डॉटर पार्टिकल्स के टोटल मास के। न्यूट्रॉन के डीके में बात करें तो न्यूट्रॉन का मास होता है 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रोटॉन का मास 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन का मास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और न्यूट्रिनो को मासलेस कंसीडर किया जाता है तो 0। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 940 इज ग्रेटर देन है 938 प्लस 0.511 के, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन को बनाए रखता है। लेकिन यही चीज प्रोटॉन के डीके में नहीं है। प्रोटॉन का जब डीके होता है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में, तो इसे बीटा प्लस डीके कहते हैं। वापस से इस पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो प्रोटॉन का मास 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूट्रॉन का मास 940 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉजिट्रॉन का मास 0.511, चूंकि इलेक्ट्रॉन का ही एंटी पार्टिकल है, सेम मास होता है, और न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं है तो 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 938 लेस देन है 940 प्लस 0.511 के, जो कि वॉयलेशन है एनर्जी कंजर्वेशन का। यही वजह है कि एक फ्री प्रोटॉन कभी भी न्यूट्रॉन में डीके नहीं होते हैं, जबकि एक न्यूट्रॉन इजीली डीके हो सकता है क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन उस बात को अलाउ करती है। इस रिएक्शन में बाकी सभी कंजर्वेशन लॉज वैलिड हैं, सिर्फ एक एनर्जी कंजर्वेशन के वॉयलेट होने की वजह से ही ये रिएक्शन कभी पॉसिबल नहीं होती है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि फ्री न्यूट्रॉन का डीके पॉसिबल है, फ्री प्रोटॉन का क्यों नहीं, तो ड्यू टू एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर एक क्वेश्चन ये बैठ सकता है कि ठीक है, समझ में बात आती है कि एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में डीके पॉसिबल नहीं है, लेकिन बीटा प्लस डीके तो नेचर में एग्जिस्ट करती है। एक्सपेरिमेंट्स में हमें मिला है कि बीटा प्लस डीके होता है और प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में डीके होने की वजह से पॉजिट्रॉन एमिट होते हैं। तो फिर नेचर में ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल है? इसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो नेचर में बीटा प्लस डीके एग्जिस्ट करते हैं और ये जो बीटा प्लस डीके हमने लिखा है, ये दोनों अलग हैं। कैसे अलग हैं? नेचर में जो बीटा डीके होते हैं, चाहे वो बीटा प्लस डीके हो या बीटा माइनस डीके हो, वो एक न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर से ही एक न्यूट्रॉन के डीके होने पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में एमिट करता है। न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में कन्वर्ट होने पर ये एमिट करता है एक इलेक्ट्रॉन को, जो कि बीटा माइनस डीके कहलाता है, और बीटा प्लस डीके में प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होने की वजह से ये एमिट करता है पॉजिट्रॉन को, जिसे बीटा प्लस डीके कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन अकेला पार्टिकल नहीं है, वहाँ और दूसरे प्रोटॉन भी होंगे
दूसरे न्यूट्रॉन्स भी होंगे, और दूसरे प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस को एक बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी इस प्रोटॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से प्रोटॉन का जो खुद का मास 938 है उसमें वो एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड होने की वजह से अब प्रोटॉन का टोटल मास इंक्लूडिंग उसका रेस्ट मास प्लस बाइंडिंग एनर्जी की वजह से जो उसे मास या एनर्जी मिली है उसकी वजह से ये रिलेशन फुलफिल होती है। मास ऑफ द पेरेंट पार्टिकल ग्रेटर देन होता है मास ऑफ द सम ऑफ डॉटर पार्टिकल्स के, जिसकी वजह से ये रिएक्शन इजीली पॉसिबल हो सकती है। लेकिन तभी पॉसिबल होगी जब इसके पास बाइंडिंग एनर्जी होगी, और बाइंडिंग एनर्जी तभी होगी जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर हो। इसीलिए बीटा प्लस डी के नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो न्यूक्लियस के अंदर हो रहा हो। क्वेश्चन में मेंशन किया गया था कि फ्री प्रोटॉन क्यों डीके नहीं हो सकता। फ्री प्रोटॉन इसलिए डीके नहीं हो सकता क्योंकि फ्री प्रोटॉन के पास बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उस रिएक्शन को पॉसिबल बनाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों एक फ्री न्यूट्रॉन का डीके पॉसिबल है, फ्री प्रोटॉन का डीके क्यों नहीं। और अगर आप ये बता पाते हैं तो काउंटर में ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर फ्री प्रोटॉन का डीके पॉसिबल नहीं है तो बीटा प्लस डीके क्यों पॉसिबल है। तो उसकी वजह है बीटा प्लस डीके पॉसिबल है ड्यू टू द न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी की वजह से वो पॉसिबल है। आप चाहे तो इसे नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Why electron is a stable particle? इलेक्ट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल क्यों है? क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि एक एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, और हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही डीके हो सकते हैं, अभी हमने पढ़ा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डीके पॉसिबल नहीं है। क्यों? इलेक्ट्रॉन इतना स्टेबल पार्टिकल क्यों है? पिछले ही प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये जाना कि किसी भी डीके रिएक्शन के लिए एनर्जी कंजर्वेशन का कंजर्व रहना बहुत जरूरी है। एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल पार्टिकल है, इसका अगर शॉर्ट में आप आंसर जानना चाहते हैं तो ड्यू टू एनर्जी एंड चार्ज कंजर्वेशन। बट क्यों, कैसे? इसके लिए इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है जिसका मास अराउंड 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। नेचर में इलेक्ट्रॉन से कम मास का, या यूं कहें इलेक्ट्रॉन से हल्का मास वाला कोई पार्टिकल नहीं है। अगर कोई पार्टिकल है तो वो है गामा फोटॉन और न्यूट्रिनो, और दोनों के दोनों मासलेस हैं। इलेक्ट्रॉन से हल्के मास वाले और कोई पार्टिकल नहीं है, जो भी पार्टिकल है वो मासलेस है। अब अगर इलेक्ट्रॉन का डीके होना है तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन अपने से कम मास के पार्टिकल में ही डीके हो सकता है, तभी एनर्जी कंजर्वेशन बनी रहेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डीके होता है, सपोज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन 2 गामा फोटॉन में डीके हो जाता है, तो एनर्जी कंजर्वेशन बनी हुई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का खुद का मास गामा फोटॉन के टोटल मास से ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही एनर्जी कंजर्वेशन इसमें कंजर्व रहेगी, चार्ज कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -1 का है, जबकि गामा फोटॉन्स जो है वो न्यूट्रल होते हैं, और इस वजह से चार्ज कंजर्वेशन वायलेट हो जाती है। तो अगर आप चार्ज कंजर्वेशन को कंजर्व बनाते हैं, गामा फोटॉन की जगह कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होगा, और उस केस में एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगी। और अगर आप एनर्जी कंजर्वेशन को कंजर्व बनाएंगे तो चार्ज कंजर्वेशन वायलेट हो जाएगा। अल्टीमेटली ये दोनों ही कंजर्वेशन लॉज मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को स्टेबल पार्टिकल बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the lepton
and baryon numbers for a subatomic particle. किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए बैरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर क्या होते हैं? सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए उनके लेप्टॉन और बैरियन नंबर डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पर हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है और आप इसका आंसर जानते भी होंगे कि लेप्टॉन नंबर की बात करें तो सभी लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लेप्टॉन नंबर +1 होता है। फॉर ऑल लेप्टॉन एंटाई पार्टिकल के लिए लेप्टॉन नंबर -1 होता है और अदर पार्टिकल्स जितने भी बचे उनके लिए लेप्टॉन नंबर 0 होता है। वही बात करें बैरियन नंबर की तो फॉर ऑल बैरियन पार्टिकल बैरियन नंबर +1, फॉर ऑल बैरियन एंटाई पार्टिकल बैरियन नंबर -1 और बाकी के सभी पार्टिकल्स के लिए बैरियन नंबर 0 होता है। तो इस तरह से पार्टिकल्स के लिए ये डिफाइन किया जाता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए +1, उनके एंटाई पार्टिकल्स के लिए -1 और बाकी के लिए 0। और सिमिलरली बैरियन नंबर भी पार्टिकल्स के लिए +1, एंटाई बैरियन पार्टिकल्स के लिए -1 और बाकी सभी बैरियन पार्टिकल्स के लिए ये 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट इज द आइसोस्पिन एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस between isospin and spin? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आइसोस्पिन क्या होते हैं और आइसोस्पिन और स्पिन में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले समझ लें। आइसोस्पिन सिर्फ और सिर्फ हेड्रॉन पार्टिकल्स के लिए डिफाइन किए गए थे। क्यों? क्योंकि हेड्रॉन इकलौते ऐसे पार्टिकल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये तो बात हुई आइसोस्पिन की कि ये हेड्रॉन्स के लिए डिफाइन किए गए क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। लेप्टॉन पार्टिकल्स के लिए आइसोस्पिन डिफाइन नहीं किया गया था, बट इन द केस रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उनके लिए आइसोस्पिन को 0 कंसीडर किया जाता है। सवाल ये है कि आइसोस्पिन और स्पिन में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सबसे पहले बात करें आइसोस्पिन की, तो आइसोस्पिन में स्पिन वर्ड इंक्लूडेड है और ये वर्ड इसलिए इंक्लूडेड है इसमें क्योंकि स्पिन की तरह ही आइसोस्पिन की वैल्यूज़ भी इंटीजर या हाफ इंटीजर होती है। जिस तरह से किसी पार्टिकल का स्पिन या तो इंटीजर होगा मीन्स बोसॉन को रिप्रेजेंट करेगा और हाफ इंटीजर होगा मीन्स फर्मियन को रिप्रेजेंट करेगा, सिमिलरली आइसोस्पिन की वैल्यूज़ भी या तो इंटीजर होती है या हाफ इंटीजर होती है। ये तो दोनों में सिमिलैरिटी हुई। एक डिफरेंस दोनों में जो है वो ये है कि स्पिन की जो डायमेंशन है वो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है, लेकिन आइसोस्पिन की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसके अलावा दोनों में एक सिमिलैरिटी की बात और है कि जिस तरह से स्पिन का अपना एक प्रोजेक्शन होता है, जैसे अगर स्पिन के जी प्रोजेक्शन की बात करें तो उसे हम एस जी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलरली आइसोस्पिन का भी अपना एक प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन कंपोनेंट होता है जिसे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कहते हैं।
तो आइसोस्पिन और स्पिन में कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं। सो आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लें। फर्स्ट, आइसोस्पिन इज डिफाइंड ओनली फॉर हेड्रॉन्स। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के साथ इंट्रैक्शन करते हैं। और कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं स्पिन वर्सेस आइसोस्पिन का, तो पहले सिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं। स्पिन की जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज मे बी इंटीजर और हाफ इंटीजर। इसी तरह से आइसोस्पिन की जो वैल्यूज हैं ये भी और हाफ इंटीजर। डिफरेंस है कि स्पिन की जो डायमेंशन है वो एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन है, जबकि आइसोस्पिन डायमेंशनलेस है, कोई डायमेंशन नहीं है इसकी। स्पिन का जो प्रोजेक्शन है उसे एस जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, जी कंपोनेंट ऑफ स्पिन, और आइसोस्पिन का जो प्रोजेक्शन है इसे थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इनके बीच कुछ सिमिलैरिटीज हैं तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, आप चाहे तो इन्हें नोट कर लें। How to determine the isospin of a nucleus? आपको एक न्यूक्लियस का आइसोस्पिन फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? सपोज एक न्यूक्लियस है GXA और हमें इसका आइसोस्पिन बताना है। सिंपल है, किसी भी न्यूक्लियस का जब आप आइसोस्पिन फाइंड आउट कर रहे हैं तो थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन G-n/2 होता है, जहां n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और मैक्सिमम पॉसिबल आइसोस्पिन A/2 होती है, जहाँ A एटॉमिक नंबर है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल 6C14, हमें इसका आइसोस्पिन और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन बताना है इस न्यूक्लियस का। तो I3 की बात करें, G-n, G नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया -1। ये इसका I3 है और I होगा 14/2 यानी कि 7। वहीं 7 नाइट्रोजन 14 की बात करेंगे तो I3 होगा 7 - 7 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0, और I होगा 14/2 यानी कि 7 के। और अगर 8 ऑक्सीजन 14 की बात कर रहे हैं तो I3 होगा 8 - 6/2 + 1 के, और I होगा 14/2 यानी कि 7 के। ध्यान रखें ये मैक्सिमम पॉसिबल आइसोस्पिन है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मतलब इस आइसोस्पिन का मतलब है कि आइसोस्पिन की मैक्सिमम इतनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। सभी आइसोस्पिन को पैरेलली अलाइन किया जाए तो मैक्सिमम जो पॉसिबल आइसोस्पिन आएगा वो इतना ही आएगा, और थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन डायरेक्टली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
व्हाट इज द आइसोस्पिन ऑफ ड्यूटेरॉन। ड्यूटेरॉन की बात करें तो ड्यूटेरॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होते हैं। हमें इसका आइसोस्पिन बताना है। अभी पिछले रिलेशन से, अगर पिछले वाले फॉर्मूले से चलें तो इसका थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है बाई 2 यानी कि 0 होना चाहिए, और मैक्सिमम पॉसिबल आइसोस्पिन 2/2 यानी कि 1 होना चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आइसोस्पिन 1 आना चाहिए, बट ड्यूटेरॉन का आइसोस्पिन 0 होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ड्यूटेरॉन में मौजूद एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन मिलकर एक बाउंड स्टेट बनाते हैं, और एक पर्टिकुलर बाउंड स्टेट के लिए, बाउंड सिस्टम के लिए वो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ड्यूटेरॉन का आइसोस्पिन आप उस रिलेशन से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ड्यूटेरॉन का आइसोस्पिन जो है वो 0 होता है। लिख देता हूं, आइसोस्पिन ऑफ ड्यूटेरॉन I is 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, what is the significance of Gell-Mann-Nishijima फॉर्मूला। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसे जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती गई, उनके अलग अलग क्वांटम नंबर भी डिस्कवर होते चले गए। जैसे कि स्ट्रेंजनेस, बैरियन नंबर, जब क्वार्क्स की डिस्कवरी हुई तो चार्म नंबर, टॉप नंबर भी डिस्कवर होते चले गए। तो इस तरह से अलग अलग क्वांटम नंबर्स डिस्कवर होते गए। ऐसे में एक रिलेशन की ज़रूरत पड़ी, या गेल-मैन-निशिजिमा ने एक रिलेशन प्रोवाइड करवाया जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के इन डिफरेंट क्वांटम नंबर्स को आपस में रिलेट करती हो। तो गेल-मैन-निशिजिमा फार्मूला सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अलग अलग क्वांटम नंबर्स को आपस में रिलेट करती है, जिसे इस रिलेशन से दिया जाता है, दैट इज Q इक्वल्स टू I3 प्लस B प्लस S प्लस C प्लस T प्लस B ओवर 2। ये एक कंप्लीट रिलेशन लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसका शॉर्ट वर्जन भी काम में ले सकते हैं, जिसमें क्वार्क्स से रिलेटेड चार्म, टॉप और बॉटमनेस को काउंट ना करें। तो अदरवाइज अगर कंप्लीट पूरा रिलेशन लिख रहे हैं तो Q इक्वल्स होता है I3 प्लस B प्लस S प्लस C प्लस T प्लस B बाई 2, जहाँ B इसका बैरियन नंबर है, S स्ट्रेंजनेस है, C चार्मनेस है, T टॉपनेस है और B बॉटमनेस है। वहीं I3 पार्टिकल का थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन और Q उसका चार्ज है। इस क्वांटिटी को B प्लस S प्लस C प्लस T को हाइपर चार्ज भी कहते हैं उस पार्टिकल का। तो इससे हाइपर चार्ज को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। नोट कर लें। नेक्स्ट है, what do you mean by the parity for a subatomic particle? एक सबएटॉमिक पार्टिकल के लिए पैरिटीज का क्या मतलब है? इसके लिए आपको पैरिटी समझना होगा क्या है। हमारे चैनल पर जो पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी लेक्चर्स हैं उसमें हमने पैरिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको बहुत ही शॉर्ट में बात समझा रहा हूँ कि पैरिटी का मतलब क्या है। पैरिटी किसी भी क्वांटिटी को स्पेस के किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट करके
आपको उसका मिरर इमेज देती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर ये कहें कि सपोज ये एक मिरर है और कोई पार्टिकल अगर राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका जो मिरर रिफ्लेक्शन है वो इस तरह से अपीयर होगा कि ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करती हुई हमें दिखाई देगी। अगर पार्टिकल राइट की तरफ मूव जा रहा है तो उसके मिरर रिफ्लेक्शन में हमें पार्टिकल लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए दिखाई देता है। पैरिटी का जस्ट मतलब ये नहीं है, ये एक तरह से एनालॉगस दिया गया है कि किस तरह से आप उसे समझ सकते हैं, किस तरह से आपस में उसे रिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका पार्टिकल फिजिक्स से क्या मतलब है, तो सपोज ये कोई पार्टिकल नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन राइट डायरेक्शन में जा रहा है, या फिर चाहें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ले सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है, ये आपस में कोलाइड करते हैं और कोलिजन के बाद गामा फोटोन को रिलीज करते हैं। ये एक इनहेलेशन प्रोसेस है। इस पूरे रिएक्शन का जब आप मिरर इमेज देखेंगे तो मिरर इमेज कुछ इस तरह की दिखाई देगी कि जो इलेक्ट्रॉन राइट साइड की तरफ मूव कर रहा था वो इलेक्ट्रॉन अब हमें मिरर इमेज में लेफ्ट की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। जो पॉजिट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा था वो मिरर इमेज में राइट की तरफ मूव करता हुआ दिखेगा। और जब आपस में ये टकराएंगे तो कोलिजन के बाद ये वापस से गामा फोटोन एनर्जी को रिलीज करेंगे। दोनों ही रिएक्शन पर ध्यान दें तो जो आउटकम आ रहा है उन्हें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि दोनों में से कौन सा वर्ल्ड रियल है। क्या ये वर्ल्ड रियल था और ये उसका मिरर इमेज है, या ये रियल वर्ल्ड था और ये इसका मिरर इमेज है। देखा जाए तो दोनों ही एग्जैक्टली सेम है और एक दूसरे का मिरर इमेज है, लेकिन कौन सा एक्चुअल में है ये कह पाना मुश्किल है। तो जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो पार्टिकल के इस नेचर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती हैं कि वो रियल पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल हो रहे हैं या फिर उनके मिरर इमेज पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो में सभी फंडामेंटल फोर्सेस एग्जैक्टली सेम तरह से काम करती है एक्सेप्ट एक फंडामेंटल फोर्स के, और वो है वीक फोर्स। वीक फोर्स इकलौता फोर्स है जो पार्टिकल्स के इन दोनों ही नेचर के बीच को डिस्टिंग्विश कर सकता है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है न्यूट्रिनोज। न्यूट्रिनोज पैरिटी के इस पैरिटी को डिस्टिंग्विश करती है या पैरिटी के इस इनवेरियंस को फॉलो नहीं करती है। इसे पैरिटी इनवेरियंस भी कहते हैं कि जिस तरह का नेचर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है उसी तरह का नेचर यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा हो, इसे पैरिटी इनवेरियंस कहते हैं। और न्यूट्रिनोज इस इनवेरियंस को फॉलो नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर एक न्यूट्रिनो मूव कर रहा होता तो आप कभी भी उसका मिरर इमेज ड्रॉ नहीं कर पाते। तो ये एक सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए पैरिटी का मतलब ही यही है कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें यूनिवर्स में पार्टिकल्स के नेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है कि एक्चुअल में वो कैसा है और मिरर इमेज में वो किस तरह से बिहेव कर रहा होगा। तो आप चाहे तो नोट कर लें। पैरिटी कंजर्वेशन मीन्स यूनिवर्स cannot distinguish a phenomena from being in the right-handed and left-handed। वेल अगेन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप वाकई में इस क्वेश्चन का या पैरिटी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे पैरिटी कंजर्वेशन वाली वीडियो को ज़रूर से देख लें, आप इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन के लिए आप ये आंसर नोट कर सकते हैं। फिर हम इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How can you define the parity of a particle? एक पार्टिकल के लिए पैरिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? तो
किसी भी पार्टिकल की जो पैरिटी होती है ये इक्वल होती है ऑर्बिटल पैरिटी और इंट्रिंसिक पैरिटी के मल्टीपल के। ऑर्बिटल और इंट्रिंसिक पैरिटी का मल्टीपल उस पार्टिकल की टोटल पैरिटी को डिफाइन करता है। बात करें ऑर्बिटल पैरिटी की, तो किसी भी पार्टिकल की जो ऑर्बिटल पैरिटी होती है वो -1 टू द पावर l होती है, जहां l उसका ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है। अगर s स्टेट में है तो l की वैल्यू 0 होगी, p स्टेट में है तो l की वैल्यू 1 होगी और यहाँ से उस पार्टिकल की ऑर्बिटल पैरिटी डिफाइन होगी। वहीं इंट्रिंसिक पैरिटी पार्टिकल की खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल फर्मियंस के लिए इंट्रिंसिक पैरिटी +1 यानी कि इवन, और बोसॉन्स के लिए -1 यानी ऑड होती हैं। सॉरी, मेसॉन्स के लिए। इसके अलावा जो बोसॉन पार्टिकल्स होते हैं, बोसॉन और एंटी बोसॉन, इनकी पैरिटी सेम होती है। लेकिन फर्मियन और एंटी फर्मियंस की पैरिटी सेम नहीं होती, ऑपोजिट होती है। तो इस तरह से किसी पार्टिकल की पैरिटी को डिफाइन किया जा सकता है। आपको उस पार्टिकल के ऑर्बिटल और इंट्रिंसिक पैरिटी का पता होना जरूरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द हेलिसिटी। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किसी भी पार्टिकल की हेलिसिटी क्या है। किसी भी पार्टिकल की हेलिसिटी उसके स्पिन की डायरेक्शन होती है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन। अगर एक पार्टिकल एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, या यूं कहें कोई पार्टिकल जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है और उसका स्पिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उसकी पैरिटी ऑपोजिट हो जाएगी और अगर हेलिसिटी ऑपोजिट हो जाएगी। या फिर दूसरा सिचुएशन ये है कि पार्टिकल का स्पिन उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है। सो सपोज एक पार्टिकल है जो राइट की तरफ मूव कर रहा है, ये इसके मोशन की डायरेक्शन है, और इसका स्पिन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है। तो अगर किसी पार्टिकल के लिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, पार्टिकल मूव किसी और डायरेक्शन में कर रहा हो, उसका स्पिन किसी और डायरेक्शन में हो, तो इसे लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी कहते हैं। और -1 से डिफाइन किया जाता है। लेकिन अगर पार्टिकल का मोशन जिस डायरेक्शन में है, स्पिन भी उसी डायरेक्शन में हो, तो उस केस में उसे राइट हैंडेड पैरिटी कहते हैं। और इस केस में इसे +1 से डिफाइन किया जाता है। तो हेलिसिटी किसी पार्टिकल के स्पिन की डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन। is the direction of spin with respect to its motion।
ये +1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि स्पिन की डायरेक्शन मोशन के रिस्पेक्ट में क्या है। इसे नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, sorry 13, do you know about Wu experiment? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आपसे पूछा जा सकता है जब पैरिटी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो या हेलिसिटी के बारे में कि क्या आप वू एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हैं। वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान ये डिस्कवर किया कि न्यूट्रिनोज जो है वो पैरिटी इनवेरियंस होते हैं, पैरिटी को फॉलो नहीं करते हैं, विच मीन्स कि न्यूट्रिनोज के मिरर इमेज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनके एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि फॉर एग्जांपल एक डीके ले लेते हैं, प्रोटॉन का डीके ले लेते हैं न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में। वो ने जब प्रोटॉन का डीके करवाया और जो न्यूट्रिनोज एमिट हो रहे थे, इन न्यूट्रिनोज की स्टडी की तो उन्होंने ये पाया कि नेचर में जितने भी न्यूट्रिनोज एमिट होते हैं वो सभी लेफ्ट हैंडेड पैरिटी वाले थे। लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाले थे। इसका मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का होने का मतलब है कि न्यूट्रिनोज खुद जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उनके स्पिन की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट थी। हमने अभी देखा था कि हेलिसिटी का मतलब ही यही होता है। तो वो ने जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट में जितनी बार भी न्यूट्रिनोज एमिट हुए, हर बार यही हो रहा था कि न्यूट्रिनोज जिस डायरेक्शन में एमिट हो रहे थे, न्यूट्रिनो का स्पिन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था। अगर न्यूट्रिनो का स्पिन राइट डायरेक्शन में है तो मोशन राइट डायरेक्शन में है तो स्पिन लेफ्ट डायरेक्शन में थी, और अगर मोशन लेफ्ट डायरेक्शन में थी तो स्पिन राइट डायरेक्शन में थे। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि न्यूट्रिनोज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसका स्पिन भी उसी डायरेक्शन में आया हो। दैट मीन्स कभी भी राइट हैंडेड हेलिसिटी वाला न्यूट्रिनो वो को अपने एक्सपेरिमेंट में मिला ही नहीं। सेम चीज ये हुई कि जब न्यूट्रॉन का डिके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में करवाया गया और इस एंटी न्यूट्रिनो की स्टडी की गई तो देखा गया कि जितने भी एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो रहे थे उन सभी के मोशन की डायरेक्शन और स्पिन की डायरेक्शन सेम ही थी, विच मीन्स कि सभी के सभी जो एंटी न्यूट्रिनोज थे वो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले थे। किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा एंटी न्यूट्रिनो नहीं पाया गया जिसकी हेलिसिटी लेफ्ट हैंडेड हो। यही वो एक्सपेरिमेंट है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है कि न्यूट्रिनोज ऐसे पार्टिकल्स हैं जो नेचर में सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाले पाए जाते हैं। आज तक एक भी न्यूट्रिनो राइट हैंडेड हेलिसिटी वाला नहीं मिल पाया है। इसका एक मतलब और भी है कि अभी हम पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था कि अगर आप किसी पार्टिकल का मिरर इमेज लेते हैं, सपोज एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो, ये मोशन कर रहा है राइट डायरेक्शन में और इसका स्पिन है लेफ्ट डायरेक्शन में, जो कि एक्सपेरिमेंट में मिला है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का है। अगर आप इसका मिरर इमेज देखें तो न्यूट्रिनो चूंकि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका स्पिन होगा, मोशन होगा ऑपोजिट लेफ्ट डायरेक्शन में। पैरिटी के दौरान कभी भी स्पिन चेंज नहीं होती है, मोमेंटम चेंज होता है बट स्पिन कभी चेंज नहीं होती। तो स्पिन चूंकि लेफ्ट डायरेक्शन में है तो स्पिन भी इसी डायरेक्शन में आएगी। अगर आप न्यूट्रिनो का मिरर इमेज देखें तो ये लेफ्ट हैंडेड की जगह राइट हैंडेड होना चाहिए, लेकिन नेचर में तो आज तक कभी भी राइट हैंडेड हेलिसिटी वाला न्यूट्रिनो मिला ही नहीं है। दैट मीन्स न्यूट्रिनो पैरिटी कंजर्वेशन को वॉयलेट करते हैं और वीक इंट्रैक्शन इसी के बेसिस पे है। किसी भी इंट्रैक्शन में अगर न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करता है तो वो वीक इंट्रैक्शन को
रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो पैरिटी को कंजर्व नहीं बनाए रख रहा होगा। और यही वो एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट से ये आइडेंटिफाई किया गया कि जितने भी न्यूट्रिनोज एमिट होते हैं वो सभी लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी वाले होते हैं, और जितने भी एंटी न्यूट्रिनो एमिट होते हैं वो सभी राइट हैंडेड हेलिसिटी वाले होते हैं। आज तक नेचर में कभी भी राइट हैंडेड हेलिसिटी का न्यूट्रिनो और लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी का एंटी न्यूट्रिनो नहीं पाया गया है। आप चाहे तो इसे नोट कर लें। What is the chirality? Chirality क्या है? अभी हमने हेलिसिटी के बारे में जाना कि हेलिसिटी क्या होती है, किस तरह से ये स्पिन का डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स मोशन। बट कायरलिटी क्या है? कायरलिटी को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसा आता है जब आप हेलिसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, हेलिसिटी के लिए हमने कहा कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में उसके स्पिन की जो भी डायरेक्शन होगी वही उसकी हेलिसिटी को डिफाइन करेगा। अगर मोशन की डायरेक्शन में स्पिन है तो राइट हैंडेड है, और मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन है तो लेफ्ट हैंडेड हेलिसिटी है। लेकिन क्या हो पार्टिकल रेस्ट में हो? अगर पार्टिकल रेस्ट में है तो स्पिन कुछ भी डायरेक्शन में हो हम हेलिसिटी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मोशन की कोई डायरेक्शन ही नहीं है। तो आप स्पिन को किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे? इस तरह के सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए कायरलिटी को डिफाइन किया गया। और कायरलिटी हेलिसिटी के कंपैरिजन में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। तो कायरलिटी इसलिए डिफाइन की गई थी क्योंकि एक रेस्ट में मौजूद किसी पार्टिकल के लिए आप हेलिसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कायरलिटी डिफाइन की गई। और कायरलिटी भी मोर ओवर उसी तरह से बिहेव करती है या उसी तरह से डिफाइन की जाती है जिस तरह से हेलिसिटी डिफाइन होती है, एक्सेप्ट मासलेस पार्टिकल। मासलेस पार्टिकल्स के केस में कायरलिटी और हेलिसिटी सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यही पढ़ेंगे कि एक मासलेस पार्टिकल के लिए हेलिसिटी और कायरलिटी क्या होती है। What are the helicity and chirality of a massless particle? Well, for a massless particle, हेलिसिटी और कायरलिटी सेम होती है। मीन्स अगर पार्टिकल राइट हैंडेड हेलिसिटी का है तो कायरलिटी भी राइट हैंडेड होगी, और लेफ्ट हैंडेड का है तो कायरलिटी भी लेफ्ट हैंडेड होगी फॉर मासलेस पार्टिकल। बट फॉर मासलेस एंटी पार्टिकल कायरलिटी ऑपोजिट होती है ऑफ हेलिसिटी के। मासलेस एंटी पार्टिकल के लिए ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ये बात हुई पार्टिकल्स के कायरलिटी की और हेलिसिटी की। आप इसे नोट कर लें। इस वीडियो में हम इन्हीं 15 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। पैरिटी, हेलिसिटी और कायरलिटी के बारे में डिटेल में और बेहतर तरीके से जानने के लिए आप हमारे पैरिटी कंजर्वेशन वाले वीडियो को चेक कर सकते हैं। बाकी के रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम इसी के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।